नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। मुझे हैरानी इस बात की कि देश के गृह मंत्री ने इतनी बड़ी बात कही और मीडिया में कहीं चर्चा तक नहीं। उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि जो अगले 20 साल, 25 साल, 50 साल तक हमारी जिंदगी पे असर डाल सकता है, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। और इसी बात को लेकर मुझे हैरानी हुई। बात चली थी नक्सल समस्या के समाधान की। जगह था छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, और उस बस्तर जिले में एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और उन्होंने माओवाद को लेकर, नक्सलवाद को लेकर, आप इसको जो भी नाम दे दें, एक बहुत मार्के की बात कही। मैं खुद से कुछ बोलूं उससे पहले आप खुद सुनिए कि अमित शाह क्या कह रहे हैं। अगर माओवादी समस्या का मूल कारण विकास है, तो माओवादी समस्या जब पनपी तब बक्सर से ज्यादा अविकसित 100 जिले देश में थे। 100 जिले। क्यों भाई वहां माओवादी समस्या नहीं पनपी? कुछ लोग इसको कानून और व्यवस्था का सवाल कहते हैं, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। माओवादी समस्या के उद्भव के पहले बस्तर के कानून और व्यवस्था के आंकड़े और बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कानून व्यवस्था के आंकड़ों में सबसे बस्तर बहुत अच्छा हुआ करता था। मित्रों, ये समस्या ना लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी है, ना विकास से जुड़ी है। और किसी के भी साथ डिबेट कर मैं सिद्ध कर सकता हूं, प्रमाणों के साथ सिद्ध कर सकता हूं, ये समस्या आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी है। जो लोग कहते हैं विचार की समस्या नहीं है, तो ये मूवमेंट का नाम माओवाद क्यों रखा गया है? दोस्तों, गृह मंत्री का कहना है कि नक्सलवाद विकास की कमी के कारण भी नहीं फैला और कानून व्यवस्था की समस्या के कारण भी नहीं फैला, जैसा कि आमतौर पर बताया जाता है। क्योंकि अगर विकास की कमी के कारण फैला होता तो बस्तर से ज्यादा गरीब और कम विकास वाले 100 से ज्यादा जिले थे, वहां पे फैलना चाहिए था। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की कमी की वजह से नक्सलवाद फैलता तो जिन इलाकों में नक्सलवाद है वहां के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के कानून व्यवस्था की स्थिति से ज्यादा बेहतर थी। फिर इन्हीं जगहों पे यह नक्सलवाद क्यों फैला? और इसकी वजह थी आइडियोलॉजी, विचारधारा। एक ऐसी विचारधारा जो कि पशुपतिनाथ से लेकर बालाजी तिरुपति तक एक अपने लिए अलग देश या फिर रेड कॉरिडोर बनाना चाहती थी, और एक ऐसी विचारधारा जो चाइना से होकर नेपाल और नेपाल के पशुपतिनाथ से होकर हमारे ट्राइबल इलाकों को लगाते हुए सीधे बालाजी तिरुपति यानी तेलंगाना तक। और यह शुद्ध रूप से एक गेम प्लान था। गेम प्लान क्या? कि किसी तरह माओवाद जो कि चीन में हुआ था उसकी हूबहू नकल करना भारत में, और भारत में क्लास स्ट्रगल या फिर भारत की प्रगति को रोकना। वो मैं बताऊंगा कि यह पूरी की पूरी जो गेम प्लान थी, आजाद हुए भारत के तरक्की को रोकने का गेम प्लान कैसे था, वो विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले गृह मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, एक बार आप सुन लीजिए। तो ये मूवमेंट का नाम माओवाद क्यों रखा गया है? क्योंकि ये विचारधारा के अंदर ही समस्या का समाधान बंदूक से निकलता है। ये विचार है जो भारतीय संविधान का स्पिरिट नहीं है। हर समस्या का समाधान लोकतंत्र और डिबेट से निकलता है, वो हमारे संविधान का स्पिरिट है। और उन्होंने गरीब, अबूझ, आदिवासी युवा बच्चों को हाथ में हथियार पकड़ा दिए और किया क्या? तिरुपति से पशुपतिनाथ का रेड कॉरिडोर का नारा दे दिया।
और 4-4.5 दशक तक इस क्षेत्र के विकास पर नाग बनकर फंड फैलाकर वो बैठे रहे। दोस्तों, जिस वक्त से हम बच्चे थे उस वक्त से यही सुन रहे थे कि नक्सलवाद का खात्मा होगा, लेकिन नक्सलवाद बढ़ता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि देश के 18 जिले इसकी चपेट में आ गए। 2008 का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान मुझे अब भी याद आता है, जब उन्होंने कहा था कि ये बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2014 से लेकर 2024 आते आते, यानी महज 10 सालों में पूरे देश से नक्सलवाद का एक तरह से सफाया हो गया। और इसका जवाब है कि पहले की सरकारें ही नहीं चाहती थी कि नक्सलवाद खत्म हो। नक्सलवाद उनके लिए भी कमाने खाने का और वोट जुटाने का जरिया था। लेकिन जो मौजूदा सरकार आई, इसने देखते ही देखते नक्सलवाद का खात्मा कर दिया, क्योंकि नक्सलवाद को इससे पहले शह दिया जा रहा था सरकारों द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। वरना कुछ घटनाएं मैं बताता हूं और आप उसका जवाब दीजिए। 67 में नक्सलबाड़ी आंदोलन हुआ और 4 साल बाद यानी 71 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। क्यों? नक्सलवाद तो जो था, नक्सलबाड़ी आंदोलन तो कांग्रेस के खिलाफ था। फिर कांग्रेस द्वारा सीपीआई पोषित इंटेलेक्चुअल्स को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू क्यों बनाया गया यूनिवर्सिटी? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जब भी कांग्रेस पर किस तरह का संकट आता था तो ये जो सारे कम्युनिस्ट थे उसको बचाने के लिए किसी न किसी तरह सामने आ जाते थे? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि चाहे वो राजीव गांधी हो या उसके बाद कांग्रेस की जो मनमोहन सिंह की फर्स्ट सरकार बनी थी यूपीए 1, उसको बचाने के लिए ये कम्युनिस्ट लोग आए थे। आपस में गठबंधन था और गठबंधन इस तरह से था कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर, जवाहरलाल नेहरू खुद सोवियत संघ से प्रभावित थे। उसके बाद उनकी बेटी जो इंदिरा गांधी आई, उन्होंने सोशलिस्ट डेमोक्रेट या पता नहीं क्या क्या जुड़वाया संविधान में, नक्सलवाद को खाद पानी दिया। राजीव गांधी ने इस्तेमाल किया और फिर सोनिया गांधी के जमाने में ये सारे जो नक्सली मूवमेंट चलाने वाले जो एनजीओज वगैरह उनके लिए पैसे का जुगाड़ करते थे, सबको एडवाइजर कमेटी में शामिल किया गया। तो एक तरफ तो ऑपरेशन ग्रीन हंट चल रहा था दिखाने के लिए, और दूसरी तरफ उसको दूसरे तरीके से खड़ा रखने की या उससे निरंतरता प्रदान करने की कवायद भी चल रही थी। और ये शुद्ध रूप से, मैं कह रहा हूं, शुद्ध रूप से भारत को बर्बाद करने की एक साजिश थी, क्योंकि भारत के जो कंपटीटर थे यानी चाइना, उसको पता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और अगर इसके कृषि को बर्बाद कर दिया तो भारत की अर्थव्यवस्था भरभरा कर गिर जाएगी। इसलिए खेतों पर कब्जा, लाल झंडे गाड़ना, खेतों को बर्बाद करना, मजदूरों और किसानों के बीच झगड़ा करवाना, जबकि हजारों सालों से उसी गांव में वही मजदूर थे, वही किसान थे, कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो एक आयातित विचारधारा को लेकर कि जो कि जर्मनी के किसी लाइब्रेरी में बैठ के कार्ल मार्क्स ने लिखा था, उस देश में उसको भगा दिया गया। 70 साल बाद किसी लेनिन ने रशिया में उसको अप्लाई किया, उसको और विकृत रूप से माओ ने अप्लाई किया, 1.5-2 लाख लोगों को मारा गया। और भारत में गरीबों के हाथों में बंदूक थमाकर यह कहा गया कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, जो भी तुम्हारे सामने है उस पर गोलियां दाग दो। यह हमारी संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। हमारा संविधान डिस्कोर्स, बातचीत में विश्वास रखता है। हमारा संविधान कहता है कि जहां हिंसा है वहां विनाश है, जहां शांति है वहीं विकास है। तो आखिर कौन सी ऐसी शक्ति थी जो भारतीय संविधान के विपरीत इस देश में मार काट का काम कर रही थी? और जैसे ही वो शक्ति केंद्र की सत्ता से अलग हुई, अपने आप नक्सलवाद धीरे 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 स्वतः ही समाप्त होता चला गया। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इक्का दुक्का कहीं कहीं है वो अपनी स्वाभाविक मौत मरेंगे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जंगलों में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, वहां से तो नक्सलवाद समाप्त हो गया, लेकिन नक्सलवाद को वैचारिक खाद पानी मुहैया कराने वाले, जो मैंने आइडियोलॉजी की बात की, आज भी शहरों में रह रहे हैं और आज भी उन्हें उसी तरह पोषित किया जा रहा है कि एक न एक दिन ये सरकार जाएगी, फिर से हमारी आएगी,
फिर से वही मारकाट हम शुरू करेंगे। और उस जो इंटेलेक्चुअलिज्म का नाम है अर्बन नक्सल्स, एक लड़ाई अर्बन नक्सल्स के खिलाफ भी लड़नी होगी। उनके फाइनेंशियल जो नशे हैं उसको एक एक करके काटनी होगी, क्योंकि बिना पैसे के ये सब कुछ नहीं करते। तो नक्सलवाद खत्म हो गया, अर्बन नक्सल्स के खिलाफ लड़ाई अभी बाकी है, और वो लड़ाई आपको लड़नी है, हमें लड़नी है। सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया के सहारे, चौक पर, चौराहों पर, और हर नागरिक भारत का सिपाही बनकर लड़ेगा। नमस्कार।